दोस्तों ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि अगर हम हायर पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो हमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र या डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर हमने हमारे अमाउंट पीएफ अकाउंट से विड्रॉल कर लिया है। तो दोस्तों उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है, बहुत ही कमेंट्स आए, लेकिन दोस्तों उसमें काफ़ी कमेंट्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सर आप एक दो और वीडियो बनाइए और उसमें और कैलकुलेशन के माध्यम से हमें समझाइए कि और क्या क्या फर्दर इसमें अमाउंट बन सकता है और पर्टिकुलर सर्विस में कितना अमाउंट बन सकता है। और अगर मेनली क्वेश्चन वो निकल कर आया है कि 2014 से पहले अगर किसी ने रिटायर कर लिया है तो क्या अमाउंट निकल कर आएगा, वो आप ज़रूर समझाइए। तो चलिए दोस्तों, आपकी फरमाइश पर आज के इस वीडियो में मैं जो 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, कितना पैसा इंटरेस्ट के साथ में उन्हें ईपीएफओ में जमा करवाना पड़ेगा हायर पेंशन के लिए, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ईपीएफओ हायर वेजेस में कितना पैसा जमा होगा हायर पेंशन लेने के लिए आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं देखता हूं दोस्तों आप लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तरफ चले जाते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आप जब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं एक्सेल की तरफ जहां पर हम वापस से समझने वाले हैं एक और कैलकुलेशन को लेकर। तो देखिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में लेने वाला हूं एग्जाम्पल जो ऑलरेडी 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एग्जाम्पल के लिए मैं नाम ले रहा हूँ मिस्टर अजय है। इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने मानी है 1 फरवरी 1956 को उनका जन्म हुआ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 1987। यहाँ दोस्तों 87 को उनकी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कंपनी में और डेट ऑफ रिटायरमेंट 2013 में हो चुका है, यानी 31 जनवरी 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, यानी कि 2014 से पहले। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, जो पास सर्विस है अप टू 15 नवंबर 1995, जैसा कि हमें पता है ईपीएस 95 पेंशन की जो स्कीम है वो नवंबर 1995 से ही स्टार्ट हुई थी। उससे पहले की सर्विस को ईपीएफओ डिपार्टमेंट पास सर्विस के तौर पर कैलकुलेट करता है। तो अब 87 से नवंबर 1995 तक जो टाइम पीरियड होता है वो 8 इयर्स 8 मंथ्स होता है, यानी 8 साल 8 महीने होता है। और जो एक्चुअल सर्विस मानी जाती है वो नवंबर 1995 के बाद में ही मानी जाती है जब तक आप रिटायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो जो 1995 नवंबर 1995 के बाद से जो बाद की सर्विस है वो 17 इयर्स आती है रिटायरमेंट। जो 2013 है वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 17 इयर्स आती है। अब जो एलिजिबल सर्विस है वो तो 25 इयर्स है, यानी 8 + 17 इयर्स 25 इयर्स है, बट जो पेंशनेबल सर्विस है वो 17 इयर्स मानी जाएगी पेंशन कैलकुलेशन में। अब आप बोलेंगे कि सर ये 8 इयर्स का क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें एक टेबल बनी हुई है ईपीएफओ डिपार्टमेंट के पास में, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है। वो कुछ थोड़ा सा 200-300 रुपये अमाउंट इसमें ऐड कर देते हैं, वो उनका कैलकुलेशन होता है, बट मोटा मोटी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और जो सर्विस मानी जाती है वो नवंबर 1995 के बाद से ही मानी जाती है, यानी मोटी मोटी जो सर्विस है वो 17 इयर्स की ही मानी जाएगी। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम वही मैंने जो लास्ट टाइम में बताया था आपको, जो मैं वेजेस मान के चल रहा हूँ, लास्ट वेजेस है वो 40,000 है, यानी 40,000 उसकी लास्ट पीएफ वेजेस थी, यानी जिस पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था कंपनी ने। तो मैं यहाँ पर देखिए 31 जनवरी 2013 को 40,000 ले रहा हूँ और वही 10% हाइक मान के चल रहा था मैं, और बैक में मैं वापस वही 10,000 माइनस करता हुआ चले जा रहा हूँ और 1996 तक मैं आ गया। अब देखिए 1995 में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नवंबर 1995 तो ऑलरेडी वो 1 महीना 2 महीना है तो काउंटेबल नहीं है। तो मैं 96 से ले रहा हूँ 2012 तक, जो मेनली सर्विस है वो 17 इयर्स की होती है। तो यहाँ पर देखिए बैक सर्विस ईयर्स में मैं गया हूँ तो 10% मैंने माइनस कर दिया। जो लास्ट 96 में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की जो वेजेस थी वो 6,670 रुपये थी। अब जो एज पर गाइडलाइन है कि जून 2001 तक जो आपकी पीएफ वेज है वो शुड बी मोर देन 5,000, यानी आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी ने
जमा करवाया था वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा पर कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था, तो यानी कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय एलिजिबल है। तो जो ऑप्शन 1 आता है उसमें हम टिक कर देंगे और यस करके उसमें आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है जून 2001 से सितंबर 2014 से पहले जो वेज सीलिंग थी वो 6,500 थी। तो इन्होंने चूंकि 2014 से पहले ही रिटायर कर लिया है, तो यहाँ पर जो सारी वेज सीलिंग है वो हम 6,500 से ऊपर की मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जी हाँ, 6,500 से ऊपर इनका पीएफ वेजेस यानी पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था कंपनी ने। तो यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर 5,000 है जो वेज सीलिंग, यहाँ पर 6,500 है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल ईपीएस कंट्रीब्यूशन अगर हम मान के चलते हैं तो वो 6,500 ही था इस टाइम पीरियड में, और यहाँ पर 5,000 था। ठीक है दोस्तों। अब जो मंथली नॉर्मल ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता है वो 8.33, हम इसका अगर निकालेंगे तो वो 542 रुपये आता है इन पीरियड का, और जो 5,000 वाली सीलिंग पर आता है 417 रुपये। अब इसको हम मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, यानी b इंटू 12 करेंगे तो वही 6,500 आ जाएगा लमसम, और यहाँ पर 5,000 निकल कर आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपने समझ लिया होगा, पहले वाले वीडियो में भी समझ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिए, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी हायर पेंशन को कितना अमाउंट ट्रांसफर और डिपॉजिट होता है उसको लेकर। तो अब चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि अगर आप हायर पेंशन पर जाते हैं तो जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होना था वो कितना होना था अगर ईपीएस में जाना होता, तो 8.33 ऑफ जेड में मान के चल रहा हूँ, ये वाला अमाउंट ये 40,000 का 8.3। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ फॉर्मूला सब पर लगा दिया है, तो ऑटोमेटिकली 8.33 कैलकुलेट करके आ गया है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो बात हो रही है मंथली डिफरेंस कितना होगा, ई माइनस डी, ये वाला अमाउंट, ये वाला आप देख रहे हैं डी माइनस बी, तो ये हमारा डिफरेंशियल अमाउंट हो गया है जो हमें पे करना होगा, क्योंकि ये वाला अमाउंट ये 542 तो ऑलरेडी गया हुआ है, ये एक्चुअल बनना था, और ये हमें अब डिफरेंशियल अमाउंट जो है पे करना होगा अगर हमें हायर वेजेस का ऑप्शन चूज कर रहे हैं और हमें हायर पेंशन चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब ये ऑटोमेटिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ईयरली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया है। तो ये यहाँ पर देखिए, अब ये आपको 2,790 क्यों दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक ही महीने का, इसलिए मैंने इसको एक ही महीने का अमाउंट लिया, यानी 2,790 रुपये लिया है। बाकी सबको मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, तो ये पूरे ईयर का डिफरेंस निकल कर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर ईयर इंटरेस्ट कितना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट कहाँ से आया है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है, ये आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईयर वाइज कितना इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने पे किया था पीएफ मेंशनर को, पीएफ मेंबर्स को, तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके हिसाब से मैंने ये देखिए दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे होता है, यानी कि जो लास्ट ईयर का अमाउंट था प्लस इस ईयर का अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट होता है, यानी इंटरेस्ट पेएबल होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रूप में सारे अमाउंट को जोड़ते हुए फॉर्मूले के यहाँ में मैंने लगा दिया, और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हर साल हमें मिलता चला जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो मोटा मोटी बात है ये वाला अमाउंट, यानी कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये डिफरेंशियल अमाउंट हो गया। अब हमें जो है टोटल अमाउंट ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया है IF प्लस H, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ईयरली डिफरेंस, ये वाला अमाउंट अब हमें टोटल हमारे पास में आ गया है। और ये जो टोटल निकल कर आ रहा है वो 2,36,832 रुपये, यानी कि विथ इंटरेस्ट अगर हमें हायर पेंशन का विकल्प चूज कर लिया है, हमें हायर पेंशन के विकल्प पर जाना है, हमारी जो रिटायरमेंट है वो 2014 से पहले है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो हमें करीबन 2,36,832 रुपये जमा करवाना पड़ेगा ईपीएफओ को पेंशन ईपीएस के अंदर, तब जाकर हमें हायर पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन मिल पाएगी। तो दोस्तों ये मोटा मोटी मैंने आपको समझा दी, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है रफली। देखिए
36,000 हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो जाए, कुछ कम भी हो जाए। ये मैंने एक लमसम अमाउंट ले लिया है दोस्तों, और ये जो आपका फिगर भी आएगा निकल कर वो लमसम इसी के आसपास आएगा। 19-20 हो सकता है, लेकिन रफली इतना ही अमाउंट निकल कर आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, हमने रेडी मन बना लिया है कि हमें हायर पेंशन चाहिए और हम 2,36,000 देने के लिए भी तैयार है। अब बताइए हमें हायर पेंशन कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में फॉर्मूला सेट कर लिया है। अगर हायर पेंशन में हम जाते हैं तो यो एज पर फॉर्मूला है वो लास्ट 5 ईयर्स का जो है एवरेज सैलरी ली जाती है, वो आ रही है 32,760। अब ये कहाँ से आई, यहाँ पर देखिए मैं लास्ट 5 ईयर 60 महीनों का अगर मैं एवरेज लेता हूँ तो आता है 32,760 रुपये। वही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 17 ईयर्स में सर्विस ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो जो मंथली पेंशन अब आप देखेंगे दोस्तों 7,956 रुपये एवरेज जो आपकी मंथली हायर पेंशन बनेगी वो अब इतनी बनेगी। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल पेंशन कितनी बन रही है, 3,337 रुपये। अब ये कहाँ से आया 3,337 रुपये, मैंने 5,000 इंटू 72 लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होता है 6 ईयर, 6 इंटू आप 12 करेंगे तो 72 मंथ्स होते हैं, तो मैंने 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6,500 इंटू 132। यहाँ पर कितने ईयर्स होते हैं, 11 ईयर्स होते हैं। 11 इंटू मैंने 12 कर दिया तो 132 होता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 365 कर दिया, तो जो एवरेज सैलरी निकल कर आती है वो 3,337 रुपये निकल कर आती है। अब मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, कोई 17 ईयर्स ले लिया, डिवाइडेड बाय 70 किया, तो जो मिनिमम पेंशन बनती है नॉर्मल फॉर्मूले से वो 810 रुपये। हो सकता है आपको भी मिल रही हो, लेकिन जैसा कि हमें पता है मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट ने 1,000 रुपीज़ कर दिए, तो आपको 1,000 रुपीज़ अभी मिल रहा होगा। मिनिमम पेंशन आपको 1,000 मिल रही होगी। लेकिन अगर आप 2,36,000 या लमसम जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, अगर आप हायर पेंशन पर जाते हैं तो आपकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 7,956 रुपये। 1,000 अभी आपको मिल रहा है, 7,956 हो जाएगा, यानी कि करीबन आपके 7,000 का डिफरेंस आ जाएगा, 7,000 आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। अब बहुत से कमेंट में ये भी पूछा गया है कि हम सर 2,36,000 आप क्यों इन्वेस्ट करें, हम दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक आपके लिए कैलकुलेशन यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, अगर आप इस समय 2,36,000 यहाँ पर ना देकर किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं, 10% में मान के चल रहा हूँ, अगर आप 10% के रिटर्न पर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है 23,683 रुपये आपको ईयरली मिलेगा, और मंथली आप इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो करीबन 1,974 रुपये आता है। यानी कि आपको ये 2,36,000 आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,974 रुपये मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, 1,974 ये हो गए, तो यानी कि आपको 2,974 रुपये आपको मिल सकते हैं अगर आप किसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। 1,000 ऑलरेडी मिल रहा है, 1,974 इन्वेस्ट करने से मिल जाएगा, नहीं 2,974 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यही 2,36,000 आपको आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो बढ़कर हो जाएगी 7,956 रुपये। 7,000 का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। देखिए, डिफरेंस तो है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि आपका ये जो 2,36,000 वाला जो अमाउंट है वो वापस रिफंडेबल नहीं है अगर आप हायर पेंशन के विकल्प पर जाते हैं। लेकिन किसी और जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये अमाउंट रिफंडेबल भी है। हमें मैंने लिख दिया है प्लस 2,36,000 रिफंडेबल, यानी आपको ये तो मिलेगा लेकिन ये आपका रिफंडेबल भी है। तो दोस्तों मोटा मोटी अब आपको कैलकुलेशन करना है। बहुत से लोगों का कमेंट था कि 2014 से पहले की कैलकुलेशन बताइए, तो आज के इस वीडियो में मैंने जो 2014 से पहले रिटायर्ड कर चुके हैं और हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये कैलकुलेशन बना दी है आपके लिए। क्या डिफरेंस निकल कर आएगा, कितनी हायर पेंशन बन जाएगी, कितना अमाउंट जमा होगा, कहीं और आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस क्या रिफंडेबल है, वो सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप को डिसीजन आपको लेना है कि हमें हायर पेंशन का विकल्प चूज करना है या नहीं करना है, या नॉर्मल ये चलते जाना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि 2014 से पहले रिटायर करते हैं तो क्या कैलकुलेशन बनती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे वापस रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, आपसे हार्दिक ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।